Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. I am your chemistry mentor Shelly ma'am और बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में. हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था रदरफोर्ड मॉडल, है ना. रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्या था, ऑब्जर्वेशन क्या था, कंक्लूजन क्या था. आज हम देखेंगे कि रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स क्या क्या है. उसके बाद जो रदरफोर्ड मॉडल में हमने देखा था कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज पहुंच गया था, है ना. डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वो कैसे फाइंड करते हैं, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे करते हैं. देन स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम रदरफोर्ड्स मॉडल. सो बच्चों रदरफोर्ड मॉडल हमने देखा था, क्या था, गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक कराया अल्फा रे, है ना. तो अल्फा पार्टिकल्स व्हेन स्ट्राइक विद गोल्ड फॉइल, तो ये गोल्ड फॉइल के एटम्स है. तो हमने देखा था मैक्सिमम पार्टिकल्स तो क्या हो गए, विदाउट एनी डेविएशन, बिल्कुल क्या हो गए, स्ट्रेट पास हो गए. कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो स्मॉल एंगल पे क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए. और बहुत ही कम पार्टिकल्स ऐसे थे जो बाउंस बैक आए, है ना. रिफ्लेक्टेड बीम मतलब 180 डिग्री पे रिटर्न हुए. अब ये स्कैटरिंग किस किस पे डिपेंड करती है, एक तो हमें वो चेक करना है. और ड्रॉबैक क्या है, ऐसी क्या चीज है जो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मींस ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल. तो बच्चों नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल. तो देखो रदरफोर्ड ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व एट हाई स्पीड इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस. सही है ना. अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, हाई स्पीड से रिवॉल्व कर रहे हैं. देन when a charged particle, that is electron, revolve around positively charged nucleus, it needs to be accelerate so as to keep moving in circular orbital. मतलब क्या हुआ, तो देखो इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन है माइनस, न्यूक्लियस क्या है प्लस. तो प्लस क्या करेगा, उसको अपनी तरफ अंदर की तरफ खींचेगा. तो अगर अंदर की तरफ अट्रैक्शन फोर्स है तो वो एक कांस्टेंट स्पीड से चक्कर नहीं लगाएगा, है ना. स्पीड क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन होगा, स्पीड में चेंज आएगा, चेंज इन वेलोसिटी. तो वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी, तभी वो क्या होगा, कंटिन्यूअसली मूव कर पाएगा. अब अगर वेलोसिटी चेंज होगी, एक्सेलरेशन होगा, तो उस टाइम जो फेमस कॉन्सेप्ट था दैट इज क्लार्क मैक्सवेल कॉन्सेप्ट. अब मैक्सवेल का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, तो मैक्सवेल कहता है कि इफ अ चार्ज्ड पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, है ना, अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो हम कह रहे हैं हाँ चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन और वो कंटिन्यूअसली न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है. देन इट लिबरेट्स एनर्जी कंटिन्यूअसली. तो हमने देखा हाँ इलेक्ट्रॉन तो है, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर भी लगा रहा है. अब वो चक्कर लगा रहा है तो लगातार क्या करेगा, एनर्जी लिबरेट करेगा, एमिट करेगा. तो अगर इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाएगा और एनर्जी एमिट करेगा तो ये न्यूक्लियस की पेरीफेरी में आ जाएगा, है ना. तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि ये स्पाइरल पाथ को फॉलो करते हुए इसमें जाके कोलैप्स हो जाएगा, है ना. एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा, खत्म, है ना. एटम का जो एग्जिस्टेंस है वो ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. नो एग्जिस्टेंस ऑफ एटम. क्लियर बच्चों. तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्लार्क मैक्सवेल का थियरी था, है ना. ईएमआर थियरी ऑफ क्लार्क मैक्सवेल, है ना. अगर एक चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूअसली क्या करता है, मूवमेंट करता है, तो कंटिन्यूअसली एनर्जी लिबरेट भी करेगा. अब लगातार एनर्जी लिबरेट करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस की रेंज में आ जाएगा. तो न्यूक्लियस की रेंज में आएगा तो स्पाइरल पाथ को फॉलो करके उसके अंदर गिर पड़ेगा. तो ऐसे तो फिर एटम का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया, नो स्टेबिलिटी ऑफ एटम. तो ये चीज जो है रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं करी, है ना. तो ड्रॉबैक क्या हुआ, however according to electromagnetic theory whenever a charged particle, तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज्ड पार्टिकल है, इज एक्सिलरेटेड अराउंड अनदर चार्ज सेंटर यानी कि न्यूक्लियस विच आर अंडर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो न्यूक्लियस प्लस है, इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनस है, तो खिंचाव है ना. सो देयर वुड बी कंटिन्यूअस रेडिएशंस ऑफ एनर्जी, कंटिन्यूअसली क्या होगा, लिबरेशन होगा.
है ना। दिस लॉस ऑफ एनर्जी वुड स्लो डाउन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, क्योंकि एनर्जी लॉस करोगे तो क्या होगा, स्पीड तो कम होनी है, एनर्जी लॉस हुआ है, ठीक है। इवेंचुअली द इलेक्ट्रॉन वुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस, एटम वुड कोलैप्स, बट सच कोलैप्स डज नॉट अकर, क्योंकि एटम का तो एग्जिस्टेंस है ना, तो ये कह रहा है ऐसा तो कोलैप्स हुआ नहीं, होता भी नहीं है, तो बोर जो है वो इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्लियर, तो ये है ड्रॉबैक्स ऑफ बोर नहीं, रदरफोर्ड जो है वो इस ड्रॉबैक को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब अगर मैं इसी थियोरी को मान भी लूं कि भी चलो लगातार एनर्जी लॉस होना चाहिए, तो स्पेक्ट्रम भी तो कंटिन्यूअस आना चाहिए, है ना। अगर क्लार्क मैक्सवेल को मान लिया जाए कि भाई ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूअस एनर्जी क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है, तो जो स्पेक्ट्रा है एनर्जी एमिट कर रहा है मतलब इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तो जो स्पेक्ट्रम में आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कंटिन्यू होना चाहिए, लगातार एनर्जी आ रही है तो स्पेक्ट्रम कंटिन्यू होना चाहिए, मर्ज हो जाने चाहिए सारे कलर। लेकिन एटम का स्पेक्ट्रा होता है दैट इज लाइन स्पेक्ट्रा, तो उसको भी वो नहीं समझा पाया कि भाई अच्छा जो मैक्सवेल कह रहा है वो कॉन्सेप्ट भी तो मैच नहीं हो रहा है। एटम का स्पेक्ट्रा जो है ना, जो बोर्स मॉडल में देखेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वो तो लाइन स्पेक्ट्रा है, आपने पढ़ा होगा लाइमन सीरीज, बार्मर सीरीज, पैशन सीरीज, है ना, तो उसको भी रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं करा। क्लियर, अब ये तो थे ड्रॉबैक्स। अब रदरफोर्ड क्या कहता है कि इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स, तो बच्चों स्कैटर्ड मतलब समझे, जो पार्टिकल्स अपने पाथ से क्या थे, भटक गए, बिखर गए, है ना, जो सीधे सीधे निकल गए वो ठीक है, लेकिन जो सीधे नहीं निकले ये वाले, ये क्या है, स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स। क्लियर, दीज आर स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स, है ना, जो सीधे ना जाकर के टिल्ट हो गए, है ना, ये स्कैटर्ड पार्टिकल है, ये स्कैटर्ड है, ये भी क्या है, स्कैटर्ड, तो सीधे निकल गए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये टिल्ट हुए हैं, स्कैटरिंग हुई है, बिखरे हैं, ये किस पे डिपेंड करता है। तो देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई जो अल्फा पार्टिकल आया है उसकी काइनेटिक एनर्जी तो आपके हाथ में है ना, किस काइनेटिक एनर्जी, किस स्पीड का अल्फा पार्टिकल ले रहे हो, तो अल्फा पार्टिकल तो हमने लिया था, है ना, कितनी स्पीड से फेंका है, तो सोचो अगर हाई स्पीड से फेंकोगे तो क्या होगा, सीधा सीधा निकल जाएगा, है ना, रिफ्लेक्ट होने के, डिफ्लेक्ट होने के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में क्या होता है, अगर फुल स्पीड से बॉल है तो सीधी जाने के चांसेस ज्यादा, थोड़ा भी स्पीड कम होगा तो उसके डिफ्लेक्ट होने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो मैं कह दूं ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी, स्पीड मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उसके टिल्ट होने के, स्कैटरिंग के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। तो हम कहेंगे स्कैटरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्लियर, ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी लेसर विल बी स्कैटरिंग। अब सेकेंड जो फैक्टर है, तो देखो जो अच्छे रिजल्ट्स थे वो मिले थे गोल्ड फॉइल पे। एक तो रीजन ये भी था कि भाई गोल्ड जो है पतली शीट में कन्वर्ट हो जाएगा बहुत इजीली, है ना। मान लो और कोई मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर कम है, उसकी भी पतली शीट बन जाती, तो वहां आपको इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। अब क्यों नहीं मिलते, तो देखो रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं मिलेगा आपको, तो हम कहेंगे देखो ये जो अल्फा पार्टिकल है ये आपका है पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल विद हाई स्पीड। अब ये जाके अप्रोच किसको कर रहा है, न्यूक्लियस को ही तो कर रहा है। तो देखो दो प्रोटॉन है और स्पीड क्या है, हाई है। क्लियर, अब आप कहते हो मैं तो एल्यूमिनियम फॉइल ले लूं बिल्कुल पतली शीट में, वो भी कन्वर्ट हो जाता है ना। तो यहां पे क्या होगा, एल्यूमिनियम मतलब 13 प्रोटॉन और गोल्ड मतलब क्या, 79 प्रोटॉन। तो तुम खुद देखो ना अच्छा रिजल्ट कहां मिलेगा, बाउंस बैक कहां होगा, कि अगर ये दो प्रोटॉन 13 प्रोटॉन से वापस बाउंस बैक होगा तो चांसेस कम, लेकिन 79 प्रोटॉन पूरे के पूरे प्रोटॉन एक प्रॉपर स्पेस में क्या हो गए, कॉन्सेंट्रेटेड हो गए, भारी हो गया न्यूक्लियस, तो रिपल्शन ज्यादा कहां से मिलेगा, ये पार्टिकल वापस क्यों आया है, ये तो बहुत ज्यादा रिपल्शन के चक्कर में वापस आ गया, है ना। तो ज्यादा रिपल्शन कौन देगा, तो हम कहेंगे गोल्ड तो बहुत अच्छा रिपल्शन देगा इसको, तो मैक्सिमम रिपल्शन। तो रिपल्शन के चक्कर में ही तो स्कैटरिंग हुई, ये क्यों अपने पाथ से भटका, क्योंकि प्लस से क्या हो गया था, रिपेल हो गया था। ये क्यों वापस आया था, रिपेल होके आया था। तो रिपल्शन ज्यादा कहां होगा, जहां नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे, मतलब हैवी न्यूक्लियस। ठीक है, तो हम कहेंगे ठीक है भाई
स्कैटरिंग जो होगी वो डिपेंड करेगी जो हमने टारगेट न्यूक्लियस लिया है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो इट डिपेंड्स ऑन जेड टारगेट। अब आपसे कहे अल्फा पार्टिकल लिया, आप पॉजिट्रॉन ले लेते, वो भी तो प्लस है, हाई स्पीड का पॉजिट्रॉन फेंक दो, है ना, तो हम कहेंगे नहीं, जितना ज्यादा जो फेंका जाने वाला पार्टिकल है उसका चार्ज ज्यादा होगा तब भी स्कैटरिंग क्या होगी, ज्यादा। तो मैं अल्फा ले पॉजिट्रॉन ले तो अच्छा रिजल्ट किसमें मिलेगा, स्कैटरिंग ज्यादा। भाई अगर सीधा सीधा निकल जाता तो थॉमसन मॉडल प्रूफ हो जाता, पर सीधा नहीं निकल रहा है, हमने कंपैरिजन पढ़ा था, भाई सीधा निकल जाता तो ओके, थॉमसन मॉडल करेक्ट था, लेकिन स्कैटर हुआ, है ना, स्कैटरिंग हुई, बिखराव हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जरूर कुछ गड़बड़ है, कोई चीज है जो इनको क्या कर रही है, अपने पाथ से भटका रही है ना। तो हम कहेंगे कि पॉजिट्रॉन से अच्छा रिजल्ट कहां मिलेगा, अल्फा में, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर या पॉजिटिव चार्ज क्या है, ज्यादा है। क्लियर। तो एक तो डिपेंड करती है स्कैटरिंग काइनेटिक एनर्जी के इनवर्सली, दूसरा जेड अल्फा जेड टारगेट, थर्ड तो हम कहेंगे थिकनेस ऑफ मेटल शीट। हालांकि लेनी तो हमें मिलीमीटर में थी, है ना, लेकिन उसमें भी रेंज सेम हो तो जिसकी थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा है वहां रिजल्ट बेटर मिलेंगे, स्कैटरिंग ज्यादा होगी। और फोर्थ जो है बच्चों, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा बाय 2 की पावर 4। अब ये जो है एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके देखा भाई कि मैं 60 डिग्री में फेंक रहा हूं, 40 डिग्री में फेंक रहा हूं, 90 डिग्री में फेंक रहा हूं, अलग अलग एंगल पे कितना स्कैटरिंग मिल रहा है। तो जो रिजल्ट है जो हमें याद रखना है, दैट इज स्कैटर्ड पार्टिकल्स का नंबर जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा बाय 2, साइन थीटा बाय 2 की पावर 4। अब कैसे, तो देखो मिनिमम स्कैटरिंग किस पे हुई थी, 180 डिग्री पे हुई थी, है ना, 180 डिग्री पे एक ही तो पार्टिकल है, 20,000 फेंके तो 19,500 19,900 मान लो सीधे ही चले, सम ऑफ देम क्या हुए, डेविएट हुए, है ना, और एक ही तो वापस आया। तो मिनिमम स्कैटरिंग किस पे थी, तो हम कहेंगे मिनिमम स्कैटरिंग जो थी, मिनिमम स्कैटरिंग जो थी वो थी हमारे 180 डिग्री। तो देखो थीटा अगर मैं 180 रख दूं तो थीटा बाय 2 कितना हो गया, 90 डिग्री। नाउ साइन 90 कितना होता है, सोचो, साइन 90, साइन 0 कितना होता है, 0, है ना, तो साइन 90 कितना हुआ, साइन 90 हो गया आपका 1। सो साइन 91 मतलब स्कैटर्ड पार्टिकल जो है वो मिनिमम स्कैटरिंग किस पे हुई थी, 180 डिग्री पे। क्लियर। तो ये 4 फैक्टर है, ये हमें ध्यान रखने हैं कि नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल किस किस पे डिपेंड करता है। क्लियर। तो मैं ऐसे लिख दूं, सो नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स, स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स प्रोपोर्शनल टू, तो हम कहेंगे जेड टारगेट जेड अल्फा, पर्टिकुलर मेटल लोगे तो थिकनेस तो फिक्स्ड ही है, और साइन थीटा बाय 2 की पावर 4 पे डिपेंड करेगा। क्लियर। सो दिस इज डिपेंडेंस ऑफ नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स। नाउ लेट्स हैव सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल. So first question we have, mass number of an element is 64 and that of another element is 125. What will be ratio of radii? तो स्टूडेंट मास नंबर मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. तो अगर मैं रदरफोर्ड मॉडल की बात करूं, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, तो बच्चों रदरफोर्ड क्या कह रहा है, तो रदरफोर्ड कह रहा है रेडियस जो है वो मास नंबर की पावर 1/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो आपके पास दो मास नंबर है, A1 और A2. फर्स्ट मास नंबर है 64 और सेकेंड टाइप एलिमेंट का एटम का मास नंबर क्या है 125. अब रेशियो ऑफ रेडियस बता दो, तो R1/R2 इक्वल्स टू A1/A2, पावर इज 1/3. सो 64 डिवाइडेड बाय 125 और पावर कितना हो गया 1/3. तो 64 का क्यूब रूट कितना हो गया 4 हो गया.
है ना, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और 125 का कितना हो गया, 5 हो गया, 5 5 जा 25 एंड 25 5 जा 125, सो दैट विल बी 4:5. क्लियर? सो मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डेविएटेड बाय 60 डिग्री. तो बच्चों जो 60 डिग्री से डेविएट हो रहे हैं दैट इज 224 एंड नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डेविएटेड बाय 90 डिग्री वो आपको बताने हैं. तो 60 डिग्री तो एक θ1 ले लेती हूं मैं, θ1 60 डिग्री तो θ1/2 चाहिए मुझे, सो दिस इज 30 डिग्री. नाउ θ 90 डिग्री तो θ/2 कितना हो गया, 45 डिग्री. क्लियर? अब हमें यह भी पता है कि जो स्कैटर्ड पार्टिकल्स हैं वो साइन θ/2 की पावर 4 के क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ठीक है, तो n 60 डिग्री अपॉन n 90 डिग्री, मतलब 60 डिग्री पे डेविएटेड पार्टिकल अपॉन 90 डिग्री पे डेविएटेड पार्टिकल. अब क्या होगा, तो हम कहेंगे साइन 45 तो यहां आ जाएगा, साइन 45, और यहां कितना आएगा, साइन 30 डिग्री पावर 4. बस अब आपको सॉल्व करना है. नाउ 60 डिग्री पे डेविएटेड पार्टिकल्स कितने हैं, तो स्टूडेंट 60 डिग्री पे डेविएटेड पार्टिकल्स हैं 224. 90 वाला आपको फाइंड करना है. नाउ साइन 45, तो बच्चों साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2. सो 1/√2 की पावर 4, और साइन 30 कितना होता है, 1/2 पावर 4. और 1/√2 इंटू 1/√2 चेक करो, 1/√2 इंटू 1/√2 कितना हो गया, 1/2 है ना. अगेन 1/√2 इंटू 1/√2, तो √2 इंटू 2 क्या होता है, 2 होता है ना, तो दिस इज अगेन 1/2, सो दिस इज 1/4. तो ये जो मिला देखो, ये तो है 224, यहां ले लेते इसको, दिस इज 224 अपॉन n 90 डिग्री, और इसका सॉल्यूशन जो है दैट इज 1/4 है ना. और वो कितना हो गया, 16 हो गया, 1/16, तो 16/1 तो 4. नाउ 224 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा आई थिंक 56. सो n 90 डिग्री जो है बच्चों, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डेविएटेड बाय 90 डिग्री विल बी 56. तो जो आपका आंसर है दैट विल बी 56. सो बच्चों इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल एंड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रदरफोर्ड मॉडल, और स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल किस किस पे डिपेंड करता है. तो आई होप आपको अच्छे से ये सारा टॉपिक समझ में आया होगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.